पंजाब में साहित्य का मक्का कहा जाने वाला बरनाला, जो स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य के सृजन से लंबे समय तक जुड़ा रहा है। और इस बरनाला का नाम सृजन के क्षेत्र में आदर के साथ लिया जाता है। तो आज मैं उसी बरनाला में ओम प्रकाश गासू जी के सानिध्य में हूँ। आज उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। वो उम्र के 10वें दशक में भी उसी चेतना, उसी उत्साह, उसी उल्लास से सृजन में लगे हुए हैं। आज भी कुछ किताबें प्रकाशित होकर के आई हैं जो उन्होंने अपने पाठकों में, अपने शुभचिंतकों को बांटी हैं। तो मैं आज बरनाला में हूँ, ये शुभ अवसर है और इस बहाने में उनसे कुछ जीवन में से जुड़े हुए और साहित्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। मेरा पहला सवाल गासू जी से यही है कि इस सृजन यात्रा में जब आप 94वां अपने जन्मदिन मना रहे हैं आज, तो अपनी सृजन यात्रा को किस तरह से देखते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और वो कौन से कारक थे जिसने आपको सृजन? देखिए, मैं जीवन को एक क्रियाशील धारा समझता हूँ और क्रियाशीलता जो होती है वो हृदय भावनाओं से पैदा होती है। तो मैं चलता हूँ, बहुत चला हूँ। बचपन में मैं बहुत बिखरा रहा। घर में मेरी कोई स्थिति नहीं थी, घर वाले मुझे अपना नहीं रहे थे। मैं यूँ समझिए एक त्याज्य वस्तु की तरह जीवन गुजार रहा था। वो प्रकृति से मेरा तालमेल बढ़ता गया, मुझे प्रकृति से प्रेम बढ़ता होता गया। खेत खलियान में जाता रहा और वहाँ से मैं जीवन की शिक्षा को प्राप्त करता रहा। जीवन मेरे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, जीवन मेरे लिए एक बहुत बड़ा वेद है, जीवन मेरे लिए एक उपनिषद है, जीवन मेरे लिए एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी भावना है। वो सारी की सारी वस्तु मेरे जीवन का एक प्रिय अंग बनती गई। उस मधुरता से, उस कोमलता से, उस आकर्षण से मैं लिखता रहा। वही बातें मेरी सृजन प्रक्रिया का आधार है। तो कब लगा आपको कि मुझे सृजन मेरी प्राथमिकता है? किस स्थिति में आके आपको महसूस हुआ? देखिए, मेरा मन जो है वो संतप्त नहीं है, बहुत प्रसन्न है। मेरा मन जो है वो अगाध श्रद्धा में जीता है। मैं बिखरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, टूटा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं विश्वास से जीता हूँ। मेरा विश्वास जो है वो मेरी मानसिक शक्ति है, मेरा विवेक है, मेरा ध्यान है। आपने मेरी मुझे जो की पुस्तक दी, मैं तपस्या की तरह एक तपी जो तप करने वाला, वैसा मेरा जीवन है। तो सृजन प्रक्रिया से मैं लिखता रहा, उपन्यास लिखता रहा। और एक बात मैं आपको कहूँ कि 1947 में विभाजन हुआ। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। विभाजन की सारी दुग्ध घटनाएं मेरे मन पर अंकित होती रही, मेरे दिमाग पर बैठती रही और मैं यूँ समझिए कि धूमल स्थिति में था। वो सारी धूमल स्थितियाँ ज्यों-ज्यों स्पष्ट होती गई क्योंकि मैं पुस्तकें लिखता रहा। मेरा प्रथम नावल लामू लाटा था। आग से जलती हुई बातें होती हैं। तो इस तरह से मैं चलता हूँ। आपका जन्म 9 अप्रैल 1933 का है और जब देश आज़ाद हुआ तो वो समय बड़ा भयावह था और आपकी उम्र मुझे लगता है उस समय 14 साल के आसपास की रही होगी। तो वो घटनाक्रम भी था जिसने आपको एक साहित्यकार बनाने में, सृजनकार बनाने को प्रेरित किया? हाँ, बहुत सुंदर बात है। ये प्रेरणा की बात है। प्रेरणा जो होती है मनुष्य को प्रभावित करती है, प्रवाह करती है। वो उसमें जो भावनाएं होती हैं, मनुष्य के मन में उद्गार पैदा होते हैं। मेरे मन में बहुत से उद्गार पैदा होते रहे। मैं समय को समझता रहा। मेरी मैत्री समाज से बनती गई। उस मैत्री से ही मेरी रचनाओं का जन्म हुआ। समाज को मैं देखता हूँ, समाज का पढ़ता हूँ, समाज का अध्ययन करता हूँ। वह अध्ययन मेरे लिए मेरी विद्या बन जाता है, मेरे लिए मेरा पाठ बन जाता है, मेरे लिए मेरा प्रकरण बन जाता है। वह अध्ययन ही मुझे जीवन में अग्रसर करता है। पानी में जी। तो आज जब आप
94वां जन्मदिन आप मना रहे हैं। उस समय पिता गोपाल दास जी को और माता उत्तमी देवी जी को आप किस रूप में याद करते हैं, और उनका क्या है जो आज भी जीवन तो सब उन्हीं का है, लेकिन उसके अतिरिक्त आपने जीवन व्यवहार में क्या महसूस करते हैं? देखिए, जी। अनुभूति और अध्ययन के साथ साथ यूँ समझिए कि अनुभूति और अध्ययन जो है वो मेरे जीवन का अखंड और अमर हिस्सा रहा। मैं अध्ययन करता रहा, समझता रहा। समय जो है, मैं समय और समाज जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर बन गया, बहुत बड़ा वरदान बन गया। माँ कैसी थी, पिता कैसा था, उनकी मेरे में कोई रुचि नहीं थी। उनको मैं यूँ समझिए, उनके लिए मैं त्याज्य था। उनके लिए मेरे घर में मेरा कोई स्थान नहीं था। बस यूँ समझिए, आकाश, धरती, बादल, पानी, हवा, पवन, फूल, वृक्ष, ये सब का सब मेरे जीवन का एक बहुत प्रिय भाग बनते रहे, और उनकी भूमिका जो थी वो मुझे आगे ले जाती रही, और आजकल भी मैं उनके कारण ही आगे जा रहा हूँ। किसी सज्जनकार ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि जो आ से उपजा होगा गान। हाँ। तो ये जो हमारे जो बचपन की जो दर्द है, जो टीस है, उपेक्षा है, और एक व्यक्ति का संवेदनशील हो जाना, ये सब चीजें मिलकर के एक सृजनकार को, साहित्यकार को गढ़ती है। देखिए, कृपया मैं आपका जो प्रश्न है वो बहुत सूक्ष्म धारा वाला प्रश्न है। आपके प्रश्न की जो आत्मा है, अनुभूति है, वो आत्मीय है, और मैं दिशा बोध का, आत्मबोध का व्यक्ति हूँ, सांस्कृतिक व्यक्ति हूँ, और मेरे संस्कार जो हैं वो केवल सांस्कृतिक ही नहीं है, वो दार्शनिक भी है। तो ये सारी बातें ना मालूम आकाश ने ये पता नहीं समा ने मुझे क्यों दे दी। उन सारी के गुण जो है वो मेरे जीवन का इतना प्रिय अंग बन गए कि मैं उनसे लाभ लेता रहा, उनके साथ चलता रहा। ये सारी बातें मेरी सहयोगी थी। आपके पास जीवन का लंबा अनुभव है। मैं अक्सर लोगों से एक प्रश्न बार बार पूछता हूँ। वैसे योग का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, तो योग में ऐसी धारणा है कि पूर्व जन्म की विश्वास की बात करते हैं कि कुछ छूट गया था। वो अक्सर परिवार में ये होता है कि एक माँ का ही दूध सभी बच्चे पीते हैं, एक पिता के जो कमाई है उस पर पलते हैं, एक ही परिवेश में रहते हैं। तो एक घर में कई प्रवृत्ति के, कई गुणों के, कई विशिष्ट प्रतिभाओं के बच्चे उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो एक समरूप नहीं होते हैं, कि कुछ पूर्व जन्म का लेके आता है कोई बच्चा, कुछ ऐसा होता है? आप मानते हैं इस बारे में? देखिए, आपका प्रश्न जो है ना, वो आकृति और प्रकृति से संबंध रखता है। आकृति जो होती है मनुष्य की, आकार जो होता है मनुष्य का, मनुष्य की सारी के से संस्कार जो होते हैं, उसके जो सरोकार होते हैं, वो सिलसिले जो होते हैं, ये कहाँ से पैदा होते हैं? इनका कारण व्यक्ति नहीं है, वातावरण नहीं है, परिवार नहीं है। ये कुछ उसका स्वतंत्र स्वरूप भी होता है मनुष्य का। और स्वतंत्रता से आपने कहा, योग कहा, तो मैं जब बचपन में मेरे घर वाले मुझे जजमानी प्रवृत्ति में डालना चाहते थे, मैं साधु संतों के डेरे में पढ़ता रहा। पाठशाला में संस्कृत प्राज्ञ विशाल शास्त्री होती हैं, तो मैं लघु कौमुदी को कंठस्थ करता रहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई सफलता नहीं मिली। सफलता और असफलता का द्वंद्व जो है, सफलता और असफलता के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है, तो उसमें मैं सफलता की ओर जाता रहा। शुभ और अशुभ दो बातें हैं, तो मैं जीवन में पता नहीं, मेरा सारा का सारा जीवन जो है वो शुभ है, प्रिय है, पवित्र है। तो वो उसमें सुगमता है। नहीं, आप एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आप जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने लंबे समय तक स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया है, तो क्या मकसद था शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए? जीविका प्राथमिकता थी, या शिक्षक के साथ लगातार सृजनरत रहने का जो अवसर मिलता है उसके लिए आपने शिक्षण? देखिए, मेरी जीवन यात्रा जो है वो बहुत ही कठोर निर्मम है। उसमें मैं अकेले चलता रहा। सबसे मुझे अपने साथ जो लेकर चलता रहा वो समय था, और जो समय था वो सूर्य है। वो उससे मैं सूर्य की किरणें है, प्रकाश है,
अंधेरा और प्रकाश में विभाजन करता रहा। मेरे जीवन में प्रकाश प्रवेश करता रहा और अंधेरे से मैं दूर जाता रहा। तो इस तरह से मैं लिखता रहा, बहुत लिखता रहा। आजकल भी मैं सृजनात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति हूँ और सृजनात्मक दृष्टि जो है वो बड़ी बलशाली होती है, वो प्रभावदायक होती है। वो तो एक घोषणा होती है। जी। सो उस घोषणा से, उस उद्घोषणा से मैं प्रभावित होता पहली रहा। पहली रचना आपकी नीम की छाया में थी, काव्य संग्रह। हाँ, हिंदी का है। हिंदी का काव्य संग्रह हाँ, पहली हाँ, रचना थी। हाँ। कैसा था विचार, क्या वो? हाँ, ऐसा है, मेरा पहला उपन्यास मनुष्य की आंखें था हिंदी में। हाँ हाँ। तो मेरा यही पढ़े, ये है बिखरी बिखरी बातें, ये भी उपन्यास है। समक्ष एक वो हिंदी के लेखक है सुदर्शन, हाँ जी, हाँ। उनके कारण मुझे भाषा विभाग से पुरस्कार भी मिला। आपका एक लिखती प्रश्न था कि आपको पुरस्कार कैसे लगते हैं। पुरस्कार तो आनंद होता है, पुरस्कार तो आदमी का आदर होता है, पुरस्कार तो आदमी की बात से स्वीकृति होती है। सो इन बातों को, स्वीकृति को, उस आदर को मैं उसका आदर आनंद लेता रहा। वो मुझे प्रोत्साहित करते रहे, वो मुझे यूं से उत्तेजना शब्द तो ठीक नहीं है जी। वो मुझे सारे पुरस्कार जो है उद्वेलित करते रहे। वो यूं समझिए हाँ। मेरी सहयोगी बनते रहे, प्रेरक, मेरी संवेदना का हिस्सा बनते रहे। जी 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 जी। आपने करीबन 21 उपन्यास आपके हैं पंजाबी में। उपन्यास आपकी प्राथमिक विधा रही है? हाँ, देखिए, मैं इसको आंचलिक तो समझता हूँ। पंजाबी भाषा मेरी मातृभाषा है। हिंदी में मैंने खूब लिखा, 20-30 पुस्तकें हैं। हिंदी में मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। लखनऊ पुरुषोत्तम दास टंडन का एक विभाग है, वो 20-25 लाख पुरस्कार देता है। मुझे भी 2 लाख का पुरस्कार मिला हिंदी रचनाओं के साथ। मेरी 20 हिंदी रचनाएं हैं, ये पढ़ी हैं, तो इनको पढ़ने से समझते रहना जीवन को, ये काफी है। राजमार्ग है, नीम की छाया तले जो है वो एक उल्लेखनीय वस्तु वाली पुस्तक है। वो ऐसी बस्ती है जो चेतना से भरी पड़ी है। तो मेरी रचनाएं जो है वो चेतनशील धारा को अपनाती रहती हैं। मैं चेतनशील धारा वाला व्यक्ति हूँ। और यूँ समझिए, आज का व्यक्ति जो है वो चेतन नहीं है। आज का व्यक्ति जो है वो संवेदनशील नहीं है। आज का व्यक्ति स्वीकृति नहीं है। आज का व्यक्ति बिखरा हुआ है। तो इस तरह के समाधान जो है मुझे बहुत सुंदर लगते रहे। वो आपके हिंदी में जो 3 उपन्यास है, मनुष्य की आंखें, बिखरी बातें और समक्ष, हाँ। और 21 आपने, जैसे मैं अब तक मुझे जानकारी मिली है, पंजाबी में उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास लिखने की प्रक्रिया क्या होती है आपकी? और वो कहानी से उसका लंबा वो होता है, अंतराल होता है, उपन्यास में विस्तार लिया हुआ होता है विषय, तो क्या अंतर महसूस करते हैं और उसकी रचना प्रक्रिया कैसे होती है उपन्यास की आपको? देखिए, उपन्यास जो है ना, एक अजिहा स्वतंत्र स्वरूप है साहित्य का। और वो स्वतंत्र स्वरूप ही नहीं है साहित्य का, वो एक विशालता की धारणी है। जो विशालता होती है वो समय से सरोकार बनाकर चलती है। तो मेरा उपन्यास लिखने का जो था मैं जीवन की हर गली को, मोहल्ले को, समाज को, त्रुटि को, उसकी प्राप्ति को, प्रयत्न को, संघर्ष को, समस्या को पढ़ता रहता हूँ। ये सारी चीजें मेरे पढ़ने के बाद मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं और जो मुझे प्रोत्साहित करती हैं। उपन्यास लिखता हूँ, मेरे 34 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 76वीं पुस्तक आज उद्घाटन हुआ उसका। तो मैं लिखता हूँ। उपन्यास जो है ना, वो जीवन की विशालता को, जीवन की यूं समझिए बहुत से रंग है, इसकी रूपरेखा को अपनाता रहता है। इस तरह से मैं एक आदर्श उपन्यास का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसकी रचना? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका संदेश क्या होना चाहिए, उसका संकल्प क्या होना चाहिए, उसका बात बहुत समझ आती है। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, जीवन को प्रस्तुत करने वाला प्रयास जो होता है, जीवन को प्रस्तुत करने वाली जो गुण ज्ञान की धारा है, जीवन, ये उपन्यास जीवन धारा से संबंधित साहित्य है। जीवन धारा की विशालता और जीवन धारा के क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं है, असीम है। तो उपन्यास जो है वो जीवन की असीम धारा को पकड़ने का एक प्रयत्न होता है। तो मैं बहुत उपन्यास लिखता हूँ, जीवन को पढ़ता हूँ। आजकल मेरे मन में उदय से अस्त होने तक एक उपन्यास का
विषय आ रहा है, वो कैसे है, उसकी माँ कैसी है, बाप कैसा है, वो उसका बाप कितनी नशेबाजी करता है, माँ के त्याग के कारण वो बच्चा जो है वो बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाता है। तो इस तरह से बातें चलती हैं। आप क्या सोचते हैं जीवन का उदय से लेके और जीवन का अस्त, जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो आपके जीवन में उदय का परिदृश्य तो है, अस्त के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो क्या, कैसी दुनिया है, कैसा समाज हाँ, है? बहुत सुंदर बात है। देखिए, राजनीति जो है वो प्रदूषित है, कलंकित है। हम्म, वो जीवन के अमृत को दिन प्रतिदिन विषैला बना रही है। आप समझेंगे, जीवन के अमृत को राजनीति जो है विषैला बना रही है। आजकल मैं एक पंजाबी की पुस्तक लिख रहा हूँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वो दो भावनाएं होती है मनुष्य के पास, एक अहंभाव, एक अहोभाव। अहंभाव घमंड होता है, आदमी घमंडी बन जाता है। अहोभाव थैंकफुल का होता है, थैंकफुल अंग्रेजी का शब्द है, धन्यवाद का स्वरूप होता है। मैं अहोभाव वाला व्यक्ति हूँ, मुझे जीवन में बहुत कुछ जो मिला है वो अहोभाव से मिला है। इस तरह से मैं लिखता रहता हूँ, और मेरी लेखनी जो है बहुत ही एक ऐसा सुंदर प्रयत्न होती है जो वो निष्कर्ष निकालती है। मेरी रचनाओं में निष्कर्ष होता है। सृजन यात्रा के साथ आपकी एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि आपको रविंद्र गासू जैसे पुत्र, सुदर्शन गासू जैसे सृजनकार मिले हैं जो आपकी विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं। उनकी उपलब्धियों से आप किस तरह संतुष्ट? देखिए, ये दोनों बच्चे बहुत प्रिय बच्चे हैं। वो गौरवशाली में मैं उनको गौरव मानता हूँ। वो विश्वविद्यालय में पढ़े, मेरे जो उपार्जन के साधन थे वो सीमित थे, मेरे पास धन कम था, लेकिन वो मेरे का जो भी धन देता था उसका वो उपयोग जो था वो बड़ी प्रकार से करते थे। वो उनकी जो यही धारा जो है ना, उनका चलने का जो साधन था वो बहुत ही विवेकशील था, बुद्धि था। बौद्धिक जो होती है ना, आप यूँ कहते हैं, आपका जितने भी प्रश्न किए हैं वो सारे के सारे बौद्धिक हैं। वो सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मानवीय चेतना को हमारे समक्ष लेकर आते हैं। मानवीय चेतना जो होती है, मेरे इन दोनों बच्चों में मानवीय चेतना है। बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। मैं जहाँ मैं सीट पे बैठता हूँ, मेरे पास रविंद्र गासू जी आए थे, मुलाकात हुई थी, और गुरु नानक जी पे उन्होंने जो किताबें लिखी बड़ी महत्वपूर्ण रखी हुई है। मैं कुरुक्षेत्र में था जिन दिन उनका अवसान हुआ, एक परिवार के लिए एक आघात था। मैंने आपको बहुत नजदीकी से देखा, आप अविचलित थे, आप अस्थिर भाव में थे। मैंने आपको विलाप करते नहीं देखा। मैं आप ने परिवार को शक्ति दी वहां पे खड़े होकर के। ये कैसे संभव होता है? ये गुण कहाँ से? देखिए, वियोग जो होता है ना, आदमी का जीवन है, जन्म है, मृत्यु है। मृत्यु जब आती है ना, वो उसको स्वीकार करना, और उसको स्वीकार करने के बाद मनोभावनाएं जो है वो विचलित ही नहीं होती, वो संतप्त हो जाती हैं। उनमें विलाप आ जाता है, उनमें एक ऐसी पीड़ा आ जाती है जो यूँ समझिए कि मौत को हम एक जालम स्थिति भी कह सकते हैं। आखिर व्यक्ति से दूर जाता है, तो ये दूरियां जो है ये सारी निष्कपट तो नहीं है, इनमें कोई ना कोई ऐसा लगाव रहता है। सो जब लगाव टूटता है तो उस समय पीड़ा तो पैदा होनी ही चाहिए। आदमी चलता है, पगडंडी पर चलता है, कांच का टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है तो वो लहूलुहान हो जाता है, उसका सारा शरीर ही दुख महसूस करता है। इस तरह से मेरे बच्चे का मेरे से दूर चले जाना मैं ही जानता हूँ। आजकल भी मैं बात करता हूँ, मेरे अक्षर जो थे वो आंसू बन गए थे। मेरे अब भी अक्षर, मैं तिलक हूँ, पर फिर मौत की बात आती है, समाचार छपते हैं, कितने समाचार छपते हैं। एक वायुयान संकटग्रस्त हो गया था, उसमें 225 आदमी थे, 224 मर गए, एक बच गया, ये खबर थी। तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, मृत्यु का जब इस तरह से अध्ययन होता है तो फिर हमारी बौद्धिकता हमें आशावादी बनने के लिए कहती है। तो जीवन को
बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने आलोचना में भी और बाल साहित्य में भी कलम आपने चलाई है। आपने एक जीवनी भी लिखी है जो भगत पूर्ण सिंह पिंगलवान की जो आपने जीवनी भी लिखी है हाँ। पूर्ण सिंह जी, तो इसके अलावा और भी जीवनियां लिखी है आपने, और वो कैसा अनुभव था? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। मेरी एक पुस्तक है पंजाबी में, नदी दा नाद। हाँ हाँ। तो नाद जो होता है, विस्मय होता है, उसमें संगीत होता है। हम्म, वो संगीत ही नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा संयम भी होता है। जीवन जो है वो एक तरह का नृत्य है। अब फर्ज करो मैं चलता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे आते हैं, तो ये सारी की सारी धाराएं जो है ना, समय कितना हो गया? सांस्कृतिक धाराएं मुझे विमोहित करती रहती हैं, मुझे अनुकंपित करती रहती हैं, मुझे द्रवित करती रहती हैं। उनके कारण ही मैं आगे चलता हूँ। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि पुरस्कारों का एक लंबा सिलसिला आपके साथ चला है। 100 के आसपास पुरस्कार आपको मिले हैं, 100 के आसपास पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। कई महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। 100 सुदर्शन सम्मान था, भीष्म साहनी सम्मान था, उत्तर प्रदेश का सम्मान था। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या जो पुरस्कार होते हैं हमारी सृजन यात्रा को गति देते हैं? देखिए, पुरस्कार जो होते हैं वो यूं समझिए वो आनंदमय होते हैं। उनमें उत्साह रहता है, उनमें स्वीकृति रहती है, उसमें आदर रहता है, और उनमें स्नेह और सत्कार होता है। पुरस्कार अकेले नहीं होते। जो अकेले मानता है वो पता नहीं किस तरह का व्यक्ति है। मैं जब भी मुझे कोई पुरस्कार मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक आदर मिल रहा है, मुझे एक उत्साह मिल रहा है, मुझे एक स्वीकृति मिल रही है, मुझे आदान प्रदान की जो स्थिति है उनमें से क्या कुछ है। वो पुरस्कार जो मिलते हैं मुझे, वो संसारिक भौतिक वस्तु होती हैं। मैं भौतिकता के साथ साथ भावनात्मक व्यक्ति भी हूँ, कलात्मक व्यक्ति भी हूँ। तो पुरस्कार को एक जीवन की कला कहा जा सकता है। पुरस्कार को जीवन की एक बहुत बड़ी यूं समझिए त्याग और तपस्या कहा जा सकता है। जैसे आपने योग की पुस्तक दी है, पुरस्कार ऐसी साधारण बात थोड़े है, वो एक रचनात्मक है। और उसका आकर्षण जो है पुरस्कार का वो प्रिय होता है। लेकिन अगर उसमें घमंड आ जाए, राजनीति आ जाए, व्यक्ति विभाजित हो जाए, खंडित हो जाए, तो पुरस्कार भी खंडित हो जाता है। जी, कुल अभी किताबों की संख्या कुल कितनी गिनी है अपनी किताबों की, और अभी प्रोजेक्ट क्या है कहानियों में, कुछ रचनाओं में, और कौन से आने वाली हैं? देखिए, आजकल मैं एक पंजाबी में पुस्तक लिख रहा हूँ। विश्व में सब कुछ है, धन है, साधन है, घर है, पानी है, क्या नहीं है विश्व में? यह निर्धनता क्यों है? इसका कारण राजनीति है, इसके कारण बहुत सी बातें हैं। तो मैं क्यों समझता हूँ कि मैं खूब लिखूंगा, क्योंकि घर में मेरी 3 पुत्र वधू हैं। जिस घर में मैं रहता हूँ ये पुत्र वधू बहुत सेवा करती है, तो मैं घर में आनंद से रहता हूँ। और जीवन में उचित और अनुचित की बात अगर करनी चाहो, आपके प्रश्न में बात आती है, पुरस्कार जो होता है वो उचित होता है। तो उचित को ग्रहण करना, अनुचित से दूर जाना, ये सारे सिलसिले हैं। मैं तो उचित धारा का व्यक्ति हूँ, और उचित धारा में शुभ होता है, तो उससे जब साहित्यकार सृजन करता है तो वो समाज के दुख से गुजरता है, समाज के दुख के साथ गुजरता है। सृजनकार, साहित्यकार जब वो दर्द महसूस करता है तो वो दर्द शरीर में भी महसूस करता है, एक पीड़ा को अपने शरीर में महसूस करता है, तो शरीर का भी प्रभाव पड़ता है। और जब आप रचना कर्म में बैठते हैं तो 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे क्षरण होता है शरीर का भी, हमारी उम्र के साथ साथ भी। आज 94वें जन्मदिन पे आपकी आवाज एक बुलंद आवाज है, मानसिक रूप से आप बिल्कुल सचेतन हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए आपने क्या अतिरेक किया पारिवारिक दायित्वों के साथ भी, कि आज आप स्वस्थ? इस सौभाग्य की बात होती है 10वें दशक में सृजन का बने रहना। देखिए, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये आंतरिकता से पैदा हुई एक ऐसी भावना है
जिसका उत्तर मेरे मन में बहुत लंबे है। शरीर साधन होता है, साध्य नहीं होता। शरीर साधन बनता है, साध्य तो आदमी का बहुत बड़ा संकल्प होता है। मनुष्य जो है, मनुष्य शब्द की उत्पत्ति बड़ी सुंदर धारा से, मनन से मनुष्य बना है, व्यक्त करने से व्यक्ति बना है। तो मनुष्य जो होता है वो मननशील प्राणी है। वो सोचता है, समझता है, ग्रहण करता है, देखता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति रहा जो मैं मनन की तरह, ना मालूम ये सारी बातें क्यों कर मिल गई मुझे। अब मैं यूँ समझता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है। बहुत यूँ समझिए कि मेरे सामने बहुत बड़ा पगध्वनि है। जीवन को मैं पगध्वनि भी समझता हूँ। निश्चित रूप से आपके पास दौलत है। एक महीने में दौलत और है कि आपकी विरासत को संभालने वाले सुदर्शन गासो जी पंचाने हैं। अधिकांश साहित्यकारों की किताबें उनके जाने के बाद चली जाती हैं कबाड़ी के यहाँ, और आपका जो विपुल साहित्य है उसका सदुपयोग हो, आगे जनरेशन तक पहुंचे, ये काम भी दायित्व तो ये आपका बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, इस जो है 10वें दशक तक की यात्रा में कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, कर नहीं पाए और चाहते हैं कि वो हो, कुछ मन में ऐसा है साहित्य को लेके, सृजन को लेकर के कुछ? देखिए, बात यूं है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी जाता हूँ। हाँ, 2-3 की भावनाएं हैं। एक शहरी भावना है, महाजन सभ्यता है। वो पुस्तक से, सहज धारा से, स्पष्टता से, स्वाभाविकता से। अब देखिए, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही नहीं है, वो एक यूं समझिए कि स्वाभाविकता जो है, स्पष्टता जो है, जो सहज भावना जो है, वो दिन प्रतिदिन खंडित हो रही है। उसके खंडित होने के कारण तो राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, बहुत कुछ है। वो क्यों खंडित हो रहे हैं गासो तो जानता है। ओम प्रकाश गासो की इसकी जानकारी है। वो जानकारी जो है वो समय के साथ चलने से होती है। समय को हम पासे गिराकर चलेंगे तब नहीं, समय को साथ लेकर चलेंगे, या समय हमारे साथ चलेगा तो समाधान होते रहेंगे। तो बस आखिरी प्रश्न में यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। माँ बोली का कोई विकल्प नहीं है। जो हमारी मातृभाषा है उसमें हमारे पुरखों के संस्कार हैं, वातावरण की महक है, खान पान है, जीवन है, हमारे अभिव्यक्ति है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी में लगातार सृजन आपका ज़्यादा होता तो राष्ट्रीय फलक पे आपका स्थान कुछ अलग होता? देखिए, हिंदी को मैं बहुत पढ़ता हूँ। मोहन राकेश का आधे अधूरे पढ़ा। जब मैं कोई बड़ी जमात कर रहा था तो मैंने राहुल सांकरतायन को पढ़ा। तो ये सारे, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका रहने का स्थान जो है पटना में है, सदाकत आश्रम था। वो देखने गया था, उसका वो कर्मचारी था। मैं शिष्टाचार से, सभ्यता से बात कर रहा था। वो मेरे से प्रभावित था। कहता, आप कोई बड़े आदमी हैं। मैं बड़ी शालीनता से, विद्या दिदाति विनम्र, बड़ी विनम्रता से बात कर रहा था। उसके लिए खाने को भी कुछ ले गया था। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हिंदी का जो क्षेत्र है वो एक साधारण से परिवार में जन्मा, और उस परिवार सारा पंजाबी था। मैं, किसान थे मेरे आसपास पड़ोस में, वो कृषि का काम करते थे। मेरे मन पर कृषक का, कृषि का, खेत का, किसान का, बैल का, बोझ का, ऊंट का, ये मेरे मन पर टिकते रहे। तो मेरे मन में वे लोकगीत, लोकजानिकता प्रवेश करती रही, जिसके कारण मैं लिखता रहा। ये नहीं कि मुझे हिंदी से लगाव नहीं, हिंदी के कारण ही मेरी 20 पुस्तकें आ चुकी हैं। तो हिंदी जो है ना, हिंदी की प्रतिष्ठा बड़ी महान है जी। पंजाबी। चलिए, पुनः आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि 100 साल के बाद भी मैं आपका जन्मदिन मनाने यहाँ बरनाला आता रहूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं।